नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 8 मार्च और जरा बताओ आप लोग कि 8 मार्च को दरअसल क्या होता है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताओ 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले इसका उत्तर दीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग पढ़ाई को प्लीज बहुत अच्छे तरीके से करिए। और होली आने वाली है, रंगों के त्यौहार में आप लोग अपने जीवन को रंगमय बनाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपको अपने भविष्य को रंगमय बनाना है तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लगातार पढ़ाई करते रहें, स्वयं पर विश्वास करें, अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने जीसस पर विश्वास करें और आगे बढ़ने के लिए खुद को प्रेरित करते रहें। किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी परिवार वालों की वजह से या किसी भी रिलेशन वालों की वजह से उनकी बातों से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, बल्कि चरैवत की जो है कॉन्सेप्ट पे, उसके सिद्धांत पर हमें चलना है। और 2025 आपकी सफलताओं का हो, इसके लिए आपको दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत करनी है और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और कोई भी अगर आपको इश्यू होता है तो आप मेरे नंबर पर या ऑफिस के नंबर पर कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग सबसे पहले करेंगे हम लोग लास्ट डे का रिवीजन कि हमने क्या कुछ कल पढ़ा था इन शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हम लोग आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। ठीक है, नंबर 1, 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार और लगभग 10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकती है। कल हमने आपको समझाया था कि ये जो सर्कुलर अर्थव्यवस्था होती है, सर्कुलर अर्थव्यवस्था मतलब एक तरीके से वृत्ताकार अर्थव्यवस्था। आप कहेंगे सर क्या होता है? कल हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था। सर्कुलर अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कुछ इस टाइप का, जस्ट लाइक दिस। यानी कि अगर कोई ए नाम का प्रोडक्ट है तो इस ए नाम के प्रोडक्ट को हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसको हम क्या कर पाए? रीयूज कर पाए, इसको हम रिड्यूस कर पाए, इसको हम दोबारा से इसका पुनर्चक्रण कर पाए। यानी कि हम बार बार इस साइकिल को चलाते रहें, पुनर्चक्रण करते रहें। अर्थव्यवस्था में वो प्रोडक्ट जो है खत्म ना हो, ये इस तरीके से ना हो कि चीजें दिक्कत कर जाएं। यानी कि जैसे एक कोई बायोडिग्रेडेबल कोई प्रोडक्ट है तो उसको हम क्या कर सकते हैं? उसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सकते हैं। जैसे कागज है तो कागज आप जानते होंगे, कागज को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, है ना, इसका पुनर्चक्रण कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो हमारी इंडस्ट्री है, रिसाइकलिंग वाली जो इंडस्ट्री है, जो हमारा चक्रीय अर्थव्यवस्था एक तरीके से कहते हैं, इसका जो सर्कुलर जो अर्थव्यवस्था है, इसका जो बाजार है लगभग $2 ट्रिलियन से अधिक का हो गया है। तो ये मार्केट में जो है नौकरियां भी जनरेट कर रहा है। तो ये इसलिए खबरों में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन से अधिक का बाजार और लगभग 10 मिलियन नौकरियां पैदा कर सकता है अपने आप में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 69% तक की वृद्धि हुई है, यह भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा योग के प्रचार और प्रसार के लिए अभी योग में पुरस्कार के लिए दरअसल आवेदन शुरू है, जिसमें आपको एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा और इसके अलावा जो है आपको 25 लाख रुपए तक का जो है इनाम इसमें आपको दिया जाएगा पुरस्कार के स्वरूप में। ठीक है, 40 साल इसकी न्यूनतम उम्र है। अगर आपने राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए अगर कोई बेहतर कार्य किया है तो आप इस पुरस्कार के लिए जो है पात्रता धारण करते हैं और इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। हम लोग तो अप्लाई कर नहीं सकते भाई, अभी तो 40 साल हुए नहीं है। ठीक है, चलिए भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस कुठार इन दिनों श्रीलंका में है और वहां पर आप जानते होंगे दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने के पॉइंट ऑफ से वहां पर गया हुआ है। ठीक है, चलिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार कर दीजिएगा, के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में महिला बेरोजगारी दर तेजी से घटकर मात्र 3.2% रह गई है। आजकल आप लोग कई प्रकार के डेटा देख रहे होंगे जिसमें से महिलाओं के ऊपर जो है उनकी भागीदारी दरअसल विकास में आगे हो रही है और कई सारे जो है सेक्टर में महिलाएं आगे आ रही हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, यह भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को उत्तराखंड में, यानी कि अभी 3-4 दिन पहले में गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब जी तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर लगभग 2703.13 करोड़ रुपए का खर्च जो है आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इसके अलावा पंचायती राज मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? आपकी
अनुप्रिया पटेल ने 5 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में पंचायती राज मंत्रालय की आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की थी। ठीक। दूसरा, जापान भारत व्यापार सहयोग समिति के 17 सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने 5 मार्च को पीएम मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस में उड़ान के दौरान ऑक्सीजन पर आधारित इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम का पहला परीक्षण भी पूरी तरीके से सफल हो गया है। यह हमने कल कुछ पढ़ा था करंट अफेयर्स। अब हम आते हैं आज के उस पर। अब कूका आंदोलन की न्यू पढ़ी थी, ये बेसिकली पढ़ी थी आपके पंजाब में। अच्छा, एक हमने आपको एक प्रश्न कल शायद परसों पूछा था कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, हाँ? याद है आपको? तो उसमें आप लोगों ने जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार पे टिक लगाया था मोस्टली लोगों ने, कि अंबेडकर जी के शब्दों में। ध्यान दीजिएगा उस प्रश्न को। अगर आपके प्रश्न में यह पूछा जाता कि डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में या उनके अकॉर्डिंग जो है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तब आप कहेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक। लेकिन अगर ये शब्द नहीं लिखा है, अगर नॉर्मली अगर आप लिखा है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो प्रस्तावना यानी कि वो उद्देशिका होगी। ध्यान दीजिएगा, ये कई बार मिस्टेक हो सकती है आप लोग। ठीक है, आपने सही बताया था, लेकिन आपने डॉक्टर अंबेडकर के शब्दों में आपने कहा था। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 है विविधता का अमृत महोत्सव। ये 6 मार्च को दरअसल आयोजित हो रहा है और इसके दूसरे संस्करण का उद्घाटन दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया और इसका आयोजन दरअसल 6 से लेकर के 9 मार्च तक राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। ठीक है, खासकर दक्षिण भारत की जो कला और एवं संस्कृति है उसको प्रदर्शित करने के लिए दरअसल ये आपका विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया है। पब्लिकली है, सभी लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। तो जो भी दिल्ली में रहते हैं 9 मार्च तक आप जाकर के इस पूरे प्रदर्शनी को बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, सभी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति भवन में इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की समृद्ध विरासत एवं जीवंत संस्कृतियों को देखने का और समझने का मौका मिलेगा। तो जितने भी आपके साउथ की स्टेट यहां पर लिखे हैं इनके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और इस उत्सव के जो आयोजक हैं वो कौन कौन से मंत्रालय हैं? वो है आपका संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और संबंधित जो है स्टेट है। यानी कि ये इतने सारे आपके मिनिस्ट्रीज और जो भी राज्य हैं वो इसमें क्या है, इसके जो है एजेंसी के रूप में, इसके आयोजक के रूप में जो है शामिल है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब प्रश्न है आपके सामने कि हाल ही में दक्षिण भारत की कला और संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार के लिए कहां पर विविधता का अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया? तो राष्ट्रपति भवन कहां पर है? दिल्ली में है। बस बात खत्म। तो देखो नई दिल्ली कहां पर है? यहां पर है। डी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए, अच्छा, साउथ के जो भी आर्ट एंड कल्चर हैं, यानी कि जो भी वहां की कला एवं संस्कृति परंपरा है वो बहुत बेहतर हैं। कभी आप साउथ अगर गए हो तो वहां पे आपने देखा होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर असली भारत देखना है आपको, रियल इंडिया, आप साउथ जाइएगा। वहां पर आज भी हमारी जो पारंपरिक जो चीजें हैं वो वहां पर बड़ी बखूबी उसको लोग निभाते हैं। चाहे वो हमारी पूजा पद्धति हो, चाहे हमारा खान पान हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, साउथ में बड़े बेहतर ढंग से मंदिरों का आप निर्माण लिख लीजिए, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं और बाकी सभी चीजें वहां पर, वहां की संस्कृति बहुत बेहतर है। ठीक है, हम यूपी बिहार में तो आजकल मॉडर्न बने जा रहे हैं ना, यू नो आई नो, ठीक है, डू दैट दिस दैट। ठीक है, तो हम लोग तो आजकल जो है अंग्रेजियत वाली में चल रहे हैं ना। घर में अगर आपके सिंघाड़ा आएगा, सिंघाड़ा जानते हैं आप? सिंघाड़ा है ना, जो पानी में होता है, दीपावली के आसपास जो आता है। तो अगर सिंघाड़ा, अगर हम आपसे कहेंगे सिंघाड़ा खाएंगे आप, क्या आप? ना जी, आई डोंट लाइक, है ना। तो अगर आप रेस्टोरेंट में देख चले गए, आपने मेन्यू देखा, अब मेन्यू में सिंघाड़ा का इंग्लिश में नाम लिखा है। अब इंग्लिश में नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या होता है। तो अब एक लोग बता रहे थे मुझे ऐसे कि उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने देखा मेन्यू में कि यार सिंघाड़ा का नाम इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ था। क्या है नाम इंग्लिश में मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, कुछ खतरनाक नाम लिखा था, माना कि लिखा था स्टोमेटम। अब उन्होंने देखा यार स्टोमेटम लिखा हुआ है इस पे कुछ, ठीक। तो उन्होंने कहा कि यार भाई मेनू आया, तो उन्होंने कहा भाई स्टोमेटम मुझे चाहिए। अब स्टोमेटम गए, ऑर्डर करके आए, 500 रुपए का बिल बनाया और सिंघाड़े के 4 पीस डाल करके बढ़िया से सजा करके पत्तल में लेके आपके सामने रख के रख दिया। आप सर पे हाथ रख लोगे, यार बताओ ये स्टोमेटम है, जो भी अंग्रेजी नाम होता है सिंघाड़े का। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अंग्रेजियत में इतने ज्यादा हो गए हैं कि जो चीज हम घर पे बना सकते हैं, खा सकते हैं, हम उस पर फोकस नहीं करते। रेस्टोरेंट में जाकर के हम जो चीज हम घर में आराम से बना सकते हैं उसको हम रेस्टोरेंट में खाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं। कोई पारंपरिक चीज करना हो तो आप नहीं करते हैं। आपको लगता है कि आप मॉडर्न नहीं कहलाएंगे, है ना। आपको अगर हिंदी के 2 शब्द बोलना पड़ जाए तो आपको लगता है यार क्या से क्या हो गया।
इसी हिंदी को लेकर के कुमार विश्वास को आप देख पा रहे होंगे, या जो भी कवि जगत इस समय जो आगे बढ़ रहा है आप उनको देख पा रहे होंगे, हिंदी के क्षेत्र कितना व्यापक स्तर पर आगे बढ़ा। लेकिन हम शर्म करते हैं कि अगर हिंदी का एक शब्द हमने बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। इस भ्रांति से आपको निकलना है, अपने संस्कृति और परंपराओं पर आपको भरोसा रखना है, ध्यान दीजिएगा। और इस पर खूब सारे प्रश्न कला एवं संस्कृति से आपके पीसीएस के मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब कहानी है, आजकल क्या किया जाए। चलिए दूसरा, सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजनाओं की स्वीकृति अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दे दी है। और अभी हाल ही में मोदी जी उत्तराखंड की यात्रा पर थे, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये सब चीजें की गई हैं। आप जानते हो कि पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत ही दरअसल रोपवे का निर्माण किया जा रहा है, ताकि जो दुर्गम स्थान हैं उन पर जो परिवहन है वो बेहतर हो, आवाजाही हमारी आसान हो। और जब रोपवे की व्यवस्था हो जाएगी तो जो हमारा पर्यटन है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर पर्यटन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारी इकोनॉमी क्या होगी, स्ट्रांग होगी। और इसी के साथ साथ में हमारी फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ जो विदेशी पर्यटक हैं वो भी जो है इन स्थानों पर, इन दुर्गम स्थानों पर क्या करेंगे, जाएंगे। और अभी हाल ही में आपने रिपोर्ट एक आई हुई है, उस रिपोर्ट में यह बात कही गई है कि दरअसल भारत बहुत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में बहुत तेजी के साथ जो है बढ़ेगा। मंदी, वैश्विक मंदी के दौर में भी भारत अपने आप को सही रूप में स्थापित कर पाएगा, जिसका सबसे बड़ा अगर कारण देखा जाए तो भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार वर्तमान में डेवलप कर रही है, जो काम वर्तमान में सरकार कर रही है वो काबिल तारीफ है। और इसके अलावा भारत देश के पास वर्तमान में फॉरेन जो करेंसी है वो क्या है, बहुत है। ऐसे में भारत के पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये सब जो चीजें की जा रही हैं, ये जो वर्क किए जा रहे हैं, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में जो है बहुत ज्यादा बेहतर है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत तेजी के साथ काम कर रही है और ऐसे में निश्चित तौर पर जो है भारत तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो पर्वतमाला परियोजना कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेगा, तो रोपवे के माध्यम से दुर्गम स्थानों पर, पहाड़ी क्षेत्रों में दुर्गम स्थानों को जोड़ना, चाहे वो आपका हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, उत्तराखंड हो, कोई भी हो। चलिए, तो देखिए 2 स्थान पर रोपवे, यानी कि इस परियोजना के तहत जो है लगभग 4081.28 करोड़ रुपए की धनराशि से सोनप्रयाग से केदारनाथ कितना है, 12.9 किलोमीटर, ठीक, ये याद रखिएगा, सोनप्रयाग से केदारनाथ। और 2730 करोड़ रुपए की धनराशि से गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे का निर्माण जो है इसमें प्रस्तावित है। 2 रोपवे को सरकार ने भी हाल ही में मंजूरी प्रदान की है, ठीक। या देखिएगा, सरकार पर्वतमाला परियोजना के तहत पहाड़ी राज्यों के दुर्गम स्थानों को जोड़ने के लिए रोपवे परियोजना पर काम कर रही है, जो कि आप इसे ऊपर नहीं टंगा होता है। जो आप लोग गए होंगे, अगर हरिद्वार में आप गए होंगे तो मनसा देवी, चंडी देवी पर आप गए होंगे रोपवे से, या जम्मू कश्मीर में भी रोपवे है, वहां पर भी आप माता वैष्णो के दर्शन आपने किए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इससे क्या होगा, परिवहन के क्षेत्र में दरअसल विकास होगा और बाकी अन्य चीजों पर भी तेजी के साथ जो है आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक। चलिए, पर्वतमाला परियोजना का संबंध है किससे है, अभी हमने आपको जस्ट बताया कि पहाड़ी राज्यों में नदियों को जोड़ना, या पहाड़ी राज्य में बसों का संचालन, या पहाड़ी राज्यों के दुर्गम स्थान को जोड़ने के लिए रोपवे का निर्माण, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये सब चीजें जो आपको मैंने बताई हैं, ये सब चीजें आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है, और इन सभी चीजों को आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको कल को कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए, टॉपिक नंबर 3 है राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। ये क्या है भाई साहब, तो ये अभी हाल ही में क्या हुआ कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पहला राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्या किया है, उद्घाटन किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। दूसरा, क्षमता निर्माण आयोग के द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य समाधान उन्मुख, दयालु और नागरिक केंद्रीय सरकारी अधिकारियों में सेवा भावना को बढ़ावा देना है अपने आप में, ठीक है। दूसरा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम 5 से लेकर के 11 मार्च 2025 तक नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में चल रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सचिव श्री अमित यादव ने किया। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट, क्या ये इसका उद्घाटन किन्होंने किया, तो जो आपके सचिव हैं कौन, अमित यादव, उन्होंने किया इसका उद्घाटन, ठीक है। बाकी सामाजिक न्याय टर्मिनोलॉजी आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल जस्टिस बोलते हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है अपने आप में
समाज में बराबरी हो सके, समाज में कोई गरीब या अमीर की जो खाई है वो पट सके, इसके लिए सामाजिक कार्य मंत्रालय व्यापक स्तर पर काम कर रहा है। और आपका जो जीएस का पेपर सेकंड है वहां पर सोशल जस्टिस एक टॉपिक है, आपका एक सब्जेक्ट है जो कि आपको वहां पर पढ़ना पड़ता है, जिसमें आपके गरीबी के मुद्दे हो गए, बेरोजगारी के मुद्दे हो गए, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हो गए, शिक्षा संबंधी मुद्दे हो गए, ये सब के सभी मुद्दे जो है दरअसल आपको वहां पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर फर्स्ट में भी अगर आप इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे वहां पर भी इस प्रकार के इश्यूज को आप देखेंगे, चाहे वो जनसंख्या का मामला हो, महिला का मामला हो या फिर कोई अन्य मामला हो। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पेपर फर्स्ट में और सेकंड में जो टॉपिक दिए गए हैं इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के, यहां से खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन सभी मुद्दों पर बढ़िया तरीके से अपने टॉपिक को रेडी कर लीजिएगा। और यहां पर ये प्रश्न जो होते हैं ये आपके एग्जाम में खूब पूछे भी जाते हैं और इसके अलावा इस पर आपको नंबर भी बढ़िया मिलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, इसके अलावा अब बताइए आप लोग, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम 5 से 11 मार्च 2025 तक नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित यादव, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। जस्ट अभी हमने बताया सचिव साहब कौन? अमित यादव जी। बस हो गया आपका उत्तर ए नंबर सही। ठीक, आगे श्री अजय भादु जी, ये अभी चर्चाओं में है और भारत सरकार ने इनको क्या काम किया है? भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में जो अपर सचिव है कौन? श्री अजय भादु को 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लस, जिसको जीईएम बोलते हैं, का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि जिसको हम लोग सीईओ बोलते हैं, सीईओ उनका नियुक्त किया गया है। किसका? ई मार्केट प्लस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। किसको? श्री अजय भादु जी को, याद रखिएगा। वर्तमान में सरकारी ई मार्केट प्लस ने 4.58 लाख करोड़ रुपए का सकल व्यापारिक मूल्य यानी कि जीएमबी दर्ज किया है, जो साल दर साल 28.65% में की वृद्धि को क्या कर रहा है? दर्शाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिए। इसमें सीधा प्रश्न पूछेगा कि अभी जो आपका ई मार्केट प्लेस है इसका सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे सर श्री अजय भादु जी को। बस इतना फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाकी इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। गुजरात कैडर के 99 बैच के जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस अधिकारी रहे हैं ये। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और अजय भादु जी को जो है अगस्त 2024 में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी नियुक्त किया गया था और इससे पहले उन्होंने भारत के चुनाव आयोग में उप चुनाव आयुक्त के रूप में भी कार्य किया था। तो अगर डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा तो यही पूछ लेगा कि बताओ ई मार्केट प्लेस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? आप कहेंगे सर श्री अजय भादु जी को। और अगर मल्टी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछेगा तो एक स्टेटमेंट ये बना देगा एक, और एक स्टेटमेंट में से कोई इनको बना देगा और अब फिर पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है या है। ठीक है, याद रहेगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के संयुक्त सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। बाकी 2-3 पॉइंट और लिखे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए, हाल ही में सरकारी ई मार्केट प्लस का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अभी जस्ट हमने आपको बताया अजय भादु जी को। ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, 2 सरकारी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। किन्होंने? भारत सरकार ने अभी दिया। तो एक तो आपका आईआरसीटीसी हो गया, ठीक है, एक हो गया आपका आईआरसीटीसी और एक हो गया आईआरएफसी। आप आईआरसीटीसी जो है ये रिजर्वेशन करते होंगे, आईआरसीटीसी का एप्लीकेशन भी आता है और आप लोग वहां से रिजर्वेशन वगैरह खूब करते होंगे, है ना। तो आईआरसीटीसी को, और ये जो आपका इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, क्या इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसको जो है अभी हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नवरत्न कंपनियां कौन सी होती है, महारत्न कंपनियां कौन सी होती हैं, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज मैं आपको टास्क देता हूं कि जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, क्या जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, इनके बारे में आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी नवरत्न जो है कंपनी है, इनकी लिस्टिंग जो है डिटेल में कर लीजिएगा। यहां से पक्का है कि एक ना एक प्रश्न जो है आपके हर हाल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए, नवरत्न कंपनी भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की उन कंपनियों को दिया गया दर्जा है जिन्हें बेहतरीन प्रदर्शन और वित्तीय स्थिरता यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जाना जाता है। तो अपने आप में यह बेहतर काम करती है और जब किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया जाता है तो उसको कई प्रकार की छूट दी जाती है, चाहे वह टैक्स में छूट हो या अन्य प्रकार की छूट जो है दी जाती है। तो कभी नवरत्न कंपनी
देने का क्या फायदा होता है, इसको आप लोग गूगल कर लीजिएगा। बाकी छोटे छोटे पॉइंट में एक दो पॉइंट हमने आपको यहां पर लिख भी दिया, ठीक है। इन कंपनियों को यह दर्जा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देने के लिए दिया जाता है, ठीक है, कि भाई इन्होंने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को डेवलप करने के लिए, इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है किया हुआ है, ग्रोथ के लिए। फायदे क्या होंगे कि इन कंपनियों को अगर नवरत्न कंपनी का दर्जा किसी को मिलता है तो क्या फायदा होगा? इन कंपनियों को अधिक स्वायत्तता और परिचालन लचीलापन मिलता है, इन कंपनियों को कर छूट मिलती है, इन कंपनियों को कुछ सीमा तक निवेश के लिए शून्य मंजूरी मिलती है, इन कंपनियों को पूंजीगत व्यय संयुक्त उद्यमों में सहायक कंपनियों में निवेश करने की स्वायत्तता मिलती है। ये सब सारे पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें तो उसके अदर जो पॉइंट होते हैं वो भी जब आप पढ़ेंगे तो वो चीजें स्टोरी फॉर्म में आपको याद रहेंगी। खाली फैक्ट पढ़ेंगे तो नहीं याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब आप लोग बताइए, नवरत्न कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा ऐसे कथन सही है? नंबर 1, हाल ही में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी और जो आपका आईआरएफएफसी है, इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इन कंपनियों को पूंजीगत व्यय संयुक्त उद्यमों या सहायक कंपनियों में निवेश करने की स्वायत्तता मिलती है, यानी कि छूट मिलती है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके जाएंगे क्या? सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही। इस हिसाब से सी वाला स्टेटमेंट जो आपका दिया गया है वो है आपका सही, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे आपके लिए सही। कोई दिक्कत? चलिए, नई दिल्ली में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी कि फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित किया गया है, और ये दरअसल साहित्य अकादमी की तरफ से 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च 2025 के मध्य में नई दिल्ली में दरअसल वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी कि जिसको हम क्या बोलेंगे, फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 आयोजित जो है किया गया है। डेट याद रखिएगा ये, ठीक है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली भारत की प्रमुख साहित्यिक संस्था कौन? साहित्य अकादमी नई दिल्ली के रविंद्र भवन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इस समय का आयोजन कहां पर किया गया? दिल्ली में। कब से कब तक किया गया? 7 मार्च से 12 मार्च 2025 के मध्य में। किसके द्वारा? साहित्य अकादमी के द्वारा, ठीक है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं, पता होगा आपको शायद, है ना। चलिए, उद्घाटनकर्ता कौन है? तो उद्घाटन जो करता है वो केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस महोत्सव का आयोजन किया, और इसमें 23 भाषाओं में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसमें प्रदान किए जाएंगे, ठीक। यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है, और महोत्सव का जो विषय है, थीम है, वो क्या है? थीम है आपका भारतीय साहित्यिक परंपराएं है। तो ये इसकी जो है क्या है? थीम है। इसको भी आपको क्या करना है? याद रख लेना है, ठीक है। चलिए, याद है क्या सारे पॉइंट? ओके। अब प्रश्न है कि वार्षिक साहित्य महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में या कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, 7 मार्च से 12 मार्च 2025 तक लखनऊ में वार्षिक साहित्य महोत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 के आयोजित किया गया। बिल्कुल सही बात है। सही बात है? नहीं, सही बात है। यह आयोजन दरअसल कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में किया गया है, और ऑप्शन में क्या, कथन में क्या है? लखनऊ में है, ठीक। ये देखो लखनऊ है, तो इसलिए यह कथन क्या हो जाएगा? आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही जो है जब आप प्रश्न का अभ्यास करिए तब सभी चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग उसको फोकस करते हुए चलिएगा, ठीक। चलिए, यह एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें क्या हो जाएगा? तो फिर इसमें गलत क्या है? सही नहीं कौन सा है? 1 नहीं सही है, तो यानी कि ए इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए, अब क्रिसिल की रिपोर्ट, ये एक अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबली जो है सामरिक तनाव मतलब आप जानते हैं, सामरिक तनाव मतलब कि युद्ध क्षेत्र में, है ना, युद्ध क्षेत्र में जो है तनाव, है ना। वैश्विक स्तर पर सामाजिक तनाव और व्यापार चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2026 में 6.5% की दर से क्या करेगी? वृद्धि बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अभी आप देख पा रहे होंगे ग्लोबली जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है, और अगर आप देखेंगे सामरिक दृष्टिकोण से, यानी कि अगर हम जो है युद्ध के पॉइंट ऑफ देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग कंट्री में कहीं ना कहीं यह मामला छिड़ा हुआ है। जैसे कि जैसे कि सबसे बड़ा आपके सामने एग्जांपल क्या है? यूक्रेन और रूस का है। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप में टिकाऊ है, मजबूत है, और आगे इस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्रिसिल की रिपोर्ट में यह बात सामने आई हुई है कि ग्लोबली इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होने के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी अपने आप में स्ट्रांग है, और इसका सबसे बड़ा कारण क्रिसिल रिपोर्ट ने कहा है कि वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर कार्य कर रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में
दो सेक्टर पर काम कर रही है। एक काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, ठीक है। और दूसरा क्या काम कर रही है, अलग अलग पॉलिसीज बना रही है, ठीक है, अलग अलग पॉलिसी एंड प्रोग्राम बना रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, मजबूत हो रही है अर्थव्यवस्था। जैसे कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार दरअसल रोपवे का निर्माण कर रही है, वहां पर जो है इकोनॉमी हमारे बढ़िया होगी। इसके अलावा अलग अलग स्थलों पर जो हम रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रेलवे में हम विद्युतीकरण कर रहे हैं, तो ये सब जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना जो है अलग अलग परिवहन क्षेत्र में हम बेहतर कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है क्या हो रही है, बढ़िया हो रही है। कोई भी समस्या हमें आने वाले टाइम में नहीं होने वाली, ये क्रिसिल रिपोर्ट कहती है। वही सारी बातें यहां पर मेंशन की गई हैं, ठीक है ना। चलिए क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक यह वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य मानसून और स्थिर वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करेगी, यानी कि अगर मौसम में कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो सरकार ने अभी इनकम टैक्स में छूट दिया है, इनकम टैक्स के सरकार के द्वारा जो अभी इनकम टैक्स में क्या, इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स के स्लैब में जो छूट दी गई है, उसकी वजह से भी क्या होगी, हमारी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, हम ज्यादा सामान लेंगे। भाई अब तुम्हारे पास पैसा बचेगा ना, सिंपल सी बात है। तो पैसा बचेगा तो क्या कीजिएगा, जमीन में तो नहीं उसको डाल दोगे, है ना, सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ कहीं पर खर्च करोगे। तो परचेजिंग पावर से भी क्या होगी, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यही महत्वपूर्ण सारी बातें जो है इस रिपोर्ट में सामने कही गई हैं। ओके, चलिए दूसरा, इसके अलावा खाद्य महंगाई में कमी 2025-26 में के केंद्रीय बजट में दी गई कर रियायतें और सस्ती ब्याज दरें, देखो सस्ती ब्याज दरें लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने में मदद करेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। अब इसी में एक बात ध्यान रखना, जैसे कि अभी हाल ही में सरकार ने क्या काम किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए तक का जो है युवाओं को क्या कर रही है, वो पैसा दे रही है कि भाई आप अपना उद्यम शुरू करिए। उसके लिए लॉटरी वाटरी सिस्टम होता है, अब कूपन सिस्टम होता है, जो भी अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब बिना क्या कहते हैं, किसी ब्याज, बिना इंटरेस्ट के सरकार दे रही है। तो ये सब जो चीजें सरकार कर रही है, इससे हम अपने आप को, अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने का प्रयास कर रहे हैं, और ये चीजें देश को क्या करनी, सशक्त करनी है अपने आप में। भाई अगर मैं हूं, ठीक है, मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, और मुझे लगता है यार कि टीचिंग में मजा नहीं, यार मुझे कुछ और काम करना चाहिए, मुझे अपना खुद का इंडस्ट्री खड़ा करना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट से मैंने क्या किया, 5 लाख रुपए उठाए मैंने, और 5 लाख उठा करके मैंने एक कोई कंपनी, एक कोई इंडस्ट्री या कोई कारखाना में लगा दिया। अब कोई कारखाना में लगाया तो सिंपल सी बात है, मैं ही तो खाली कारखाने में काम नहीं करूंगा, ठीक है, और भी लोग काम करेंगे, लेकिन उसके पहले क्या काम करूंगा, इस कारखाना के लगाने के लिए मैं मार्केट से कोई मशीनरी लगाऊंगा, उसके लिए पैसा खर्च करूंगा, परचेजिंग हो गई मेरी। इसके अलावा इस जो है कारखाने को चलाने के लिए मेरे साथ कई अन्य लोग काम करेंगे, तो उनको जॉब मिलेगी तो उनकी जो दशा है, दिशा है, क्या होगी, सही होगी, यानी कि परचेसिंग पावर उनकी बढ़ेगी, उनके पास पैसा आएगा। एक कोई एक्स नाम का कोई मजदूर है जो भी किसानी कर रहा है, लेकिन उसके गांव के बगल में मैंने अपना कारखाना लगा लिया। अब माना कि इसकी महीने की आमदनी फॉर एग्जांपल 2000 रुपए है, मात्र 3000 रुपए मान लेते हैं। अब भैया ये कहां पर हमारे पर काम आएगा, तो मिनिमम कम से कम मैं इसको 10-20 हजार रुपए दूंगा, तो कहां 3000 रुपए महीना इसका था और कहां हो जाएगा इसका 10 से लेकर के 15,000, 20,000। तो सिंपल सी बात है, सीधा इसकी जो है कई गुना इसकी सैलरी में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, और जब बढ़ोतरी होगी तो निश्चित तौर पर ये परचेज करेगा, सामान को लेगा और अपने आप को और बूस्टअप करेगा, ठीक है। हो सकता है ये खुद भी एक कोई कंपनी और भी अपना भी कोई धंधा खोल ले, तो आप देखेंगे एक चैन जो है लगातार बनती रहेगी, और अर्थव्यवस्था में जो हमारे जो है चीजें हैं क्या हो जाएंगी, चलती रहेंगी। इसी कंटेक्स्ट में चक्रीय अर्थव्यवस्था हमारी जो है, सर्कुलर जो इकोनॉमी वो ही बढ़िया रहेगी, जो कि आज हमने आपको बताया था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2025 से 2031 के बीच 9% जो है रहने की उम्मीद है, जो महामारी से पहले 6% थी मात्र। इसके अलावा इससे इस क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 2025 में 17% से बढ़कर 2031 में 20% हो जाएगा, यानी कि 3% की बढ़ोतरी और देखने को मिलेगी 2031 तक जीडीपी में। किसका, जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का। दूसरा, वहीं सर्विस सेक्टर, ठीक है, सर्विस सेक्टर आर्थिक विकास का सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी बना रहेगा। सर्विस सेक्टर में जैसे आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके सर्विस सेक्टर हैं, ठीक है। तो इनका योगदान भी बढ़िया रहेगा अपने आप में। ओके, चलिए अब आप लोग बताइए कि हाल ही में भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में क्रिसिल रिपोर्ट के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही है या है। नंबर 1, रिपोर्ट के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की औसत वार्षिक वृद्धि दर
2025 से 2031 के बीच 9% रहने की उम्मीद है। बिल्कुल सही बात है। और ग्लोबली सामरिक तनाव और व्यापार चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2026 में 6.5% की दर से बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है, दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस सम्मान, ये अभी चर्चाओं में है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सम्मान को भारत में किसे दिया गया है, आप कहेंगे कि यह सम्मान दरअसल नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। एक बहुत ही छोटा सा द्वीपीय देश है जिसको हम क्या कहते हैं, बारबाडोस कहते हैं। बहुत छुटकू सा देश है भाई साहब, ठीक है। और इस बारबाडोस ने क्या काम किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये इनका प्रतिष्ठित जो है सम्मान होगा, क्या, ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, इससे सम्मानित किया है। क्यों किया है? क्योंकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात बारबाडोस की पीएम से हुई थी, उस समय ही उन्होंने कहा था कि हम कोविड में जो सिस्टम उन्होंने बहुत अच्छे से किया, यानी कि उस पूरे महामारी के दौरान भारत सरकार ने ग्लोबली जो है बहुत ज्यादा मदद की और भारत में भी इस महामारी को रोकने में कामयाब रहे। नहीं तो बहुत बड़ी तबाही, जितना आपने तबाही देखी थी उसका कई गुना ज्यादा तबाही देखी जा सकती थी अगर इस पर समय रहते लॉकडाउन नहीं लगाया जाता, समय रहते लोगों को मनोबल नहीं प्रदान किया जाता। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसी महामारी के चलते जो गिलोय है थी, वो भी हमने आपसे चर्चा की थी कि इसी महामारी के दौरान लोगों ने गिलोय का भी खूब उपयोग किया और गिलोय पर भी जो रिसर्च है ग्लोबली वो खूब ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। चलिए देखो क्या दिया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेडी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया। बारबाडोस के ब्रिज टाउन में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पुरस्कार भारत के विदेश राज्य मंत्री कौन है, वो है पवित्रा मार्गेरिटा ने ग्रहण किया। तो ये प्रधानमंत्री जी वहां पर नहीं थे, इसलिए इन्होंने इसको ग्रहण किया। 20 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के दौरान बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी। और इसी दौरान जो है उन्होंने ये घोषणा की थी कि भैया हम इनको सम्मान देंगे, अपना देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार, ठीक। चलिए बाकी ये सब आप देख सकते हैं। और 1966 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से भारत और बारबाडोस ने जो है निरंतर जुड़ाव और विकास पहलों पर काम किया और व्यापार वगैरह में काम साथ में करते हैं। बारबाडोस की बात करते हैं तो इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है, मुद्रा यहां की बारबेडियन डॉलर है और केवल 430 वर्ग किलोमीटर में फैले इस द्वीप के आसपास के देश में पश्चिम में सेंट विसेंट है, वह ग्रेनाजिनस और सेंट लुसिया और दक्षिण में त्रिनाद और टोबैको देश जो हैं। मात्र ये जो है 430 वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा द्वीपीय देश है। आप सोचो 430 वर्ग किलोमीटर का मात्र ये देश है, आप बताओ। और आपका ऊपी कितना बड़ा है भाई साहब बताइए जरा। तो भारत अपने आप में बिरला देश है भाई साहब, ठीक है। इतना बड़ा देश है मैं क्या ही बताऊं। सोचो आप कभी कल्पना करके देखिए कि इस विश्व में कितने सारे देश हैं और भारत कितना बड़ा देश है, सोचिएगा। और चीन कितना बड़ा है, फिर उसके बाद रूस, फिर अपने आप में ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है, अपने आप में महाद्वीप है। तो आप देखिएगा कि कितना बड़ा जो है विश्व ग्लोबली कितना बड़ा है, बताइए। और घूमने हम लोग कहीं नहीं जा पाते हैं, नहीं, लेकिन उत्तराखंड जाइएगा, जो भी स्टार्ट हुआ है रोपवे, जब बन जाइएगा, ठीक है। एक लोग कल हमसे एड्रेस पूछ रहे थे, सर एड्रेस बता दीजिए, मुझे जाना है। एड्रेस के लिए आपको कुछ नहीं करना है। एड्रेस के लिए आप जाइए हरिद्वार या देहरादून, और हरिद्वार या देहरादून से वहां के बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से सीधे आपको जो है बस या वहां के जो ट्राइबल एजेंट होते हैं वो आपको सीधे वहां पर पहुंचा देंगे, ठीक है। वो रास्ता और बाकी सब चीजें वहां पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ता है, आप जा सकते हैं। तो आप अगर बाय बस जाना चाहें तो बाय बस से जा सकते हैं, या फिर आप ट्रेन से जाइए हरिद्वार घूमिए, हरिद्वार में जाइए, फिर ऋषिकेश घूमिए। और हरिद्वार में कई सारे प्लेसेस हैं आपके, चाहे भारत माता मंदिर हो गया, चंडी देवी, मनसा देवी, हर की पौड़ी हो गया आपका, ठीक है। और दक्ष प्रजापति का मंदिर कनखल हरिद्वार में अवस्थित है, आप जानते होंगे, वहां जाइए, ठीक है। दक्ष प्रजापति का मंदिर कनखल में बहुत प्रसिद्ध है, आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, जाइएगा वहां पर, ठीक है। फिर वहीं पर पतंजलि योगपीठ भी है बाबा रामदेव का, ठीक है, जो कि आपके हरिद्वार से जो है रुड़की रोड पर पड़ेगा, दिल्ली रोड पे पड़ेगा, दिल्ली देहरादून हाईवे पे पड़ेगा, हरिद्वार से अप्रॉक्स 20 किलोमीटर है।
तो वहां भी आप जा सकते हैं। शांतिकुंज हरिद्वार, वहां पर भी जाइए, आप घूमिए, ठीक है, बड़ा अच्छा रमणीय स्थान है। फिर ऋषिकेश में जाइए, वहां पर भी अच्छे अच्छे प्लेस हैं। और फिर वहीं से जो है आप सीधे बाई बस या बाई जो है क्या कहते हैं अपना कार वगैरह जो भी होगी आप सीधे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर दीजिएगा। चलिए, हाँ, लेकिन अभी एग्जाम दे लो तब जाना, अभी नहीं जाना। अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो सीधे गोली चल जानी भाई साहब, ठीक। चलिए, हाल ही में कबार बाडोस के द्वारा, सॉरी, अरे भाई साहब ये क्या लिख गया है, कबार बाडोस नहीं होगा भाई साहब, कबार बाडोस क्या ही होता है बताओ, कैसे कैसे प्रिंट आउट हो जाता है ये सब। बारबाडोस, हाल ही में बारबाडोस के द्वारा अपने देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से भारत के किस शख्सियत को सम्मानित किया गया? कौन है? मोदी जी हैं आपके भाई साहब। बस हो गया काम आपका, सी इज द राइट आंसर। भाई साहब बड़े सम्मान पा रहे हैं आजकल, ये क्या ही किया जाए। काम आप लोग भी कुछ ऐसा कीजिए ताकि समाज में आप एक बेहतर इंसान बन पाए। और कहा भी जाता है कि हमें सफलता से महानता की ओर जाना चाहिए, है ना। तो काम बढ़िया कीजिए। चलिए, ये न्यूज है आपके सामने। और अभी होली का भैया त्योहार चल रहा है। क्या चल रहा है? होली का फेस्टिवल चल रहा है। तो होली का फेस्टिवल चल रहा है तो इस होली को क्यों ना रंग बिरंगा लिख दिया जाए यार। ये देखिए, होली है नहीं, होली। ये देखो हमारे पास इतने कलर थे, हमने इसको यहां पर लिख दिया होली, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? होली। ये एल है भैया। तो होली के फेस्टिवल में आपको 12,000 प्लस प्रश्नों की पीसीएस की एक टेस्ट सीरीज कराई जा रही है, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट होगा। बहुत बेहतर टेस्ट सीरीज है आपकी, और इसमें आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। इसका फीस है आपकी इस समय 1500, लेकिन ऑफर में है तो ये हो जाएगा आपका केवल 1000 में। इसके अलावा मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का प्रोग्राम भी चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों प्रोग्राम के लिए आप 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा पीसीएस का भी हम लोग का बैच चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स। आप चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में आपके नोट्स। इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद किसी भी बाहरी स्रोत पर आपकी डिपेंडेंसी बंद हो जाएगी, यानी कि कोई बुक वगैरह नहीं लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बहुत कुछ इसमें दिया जाएगा, और उसके लिए भी आप डायरेक्टली हमसे 8604409201 पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से आप जो है इस नंबर पर, संस्थान के नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, प्री नहीं निकला आपको, आपकी मेंस की स्टडी आपको पता करनी है, डायरेक्टली आप कॉल मुझे 8604409201 पर कर सकते हैं, ठीक। अब आप लोग बताइए आज के प्रश्न का उत्तर कि सांसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर कौन निर्णय देता है? राष्ट्रपति, सम्मत संसद, निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका उत्तर मुझे चाहिए एनी हाउ, ठीक। चलिए, अब आप लोग लिखिएगा एक प्रश्न, इसका उत्तर कि अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना वैश्विक स्तर पर कितना असर डालेगा? समीक्षात्मक टिप्पणी कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप जानते हो कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जो पेरिस समझौता जो हुआ था उससे भारत क्या हुआ है, सॉरी अमेरिका क्या हुआ है, बाहर आ गया है। तो ये इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा ग्लोबली, और इस पर आप लोग जो है अपनी राय दीजिएगा। समीक्षात्मक टिप्पणी यानी कैटेगरी आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक। चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलेंगे हम लोग कल किसी एक और नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। होली की अभी से मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। होली को अच्छे से खेलने के साथ में अपने ऊपर जो है यह भी भरोसा रखिएगा कि इस बार आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है पढ़ाई भी करनी, ठीक है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।